गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि बेटा हमने आपको बताया था कि आपकी हिंदी की 3 पुस्तक चलती है, क्षितिज, व्याकरण और कृतिका। अभी तक हम लोगों ने क्षितिज पुस्तक के बारे में पढ़ा, व्याकरण की पुस्तक के बारे में पढ़ा और आज हम लोग पढ़ेंगे कृतिका भाग 1। कृतिका में चैप्टर 2 पढ़ेंगे, मेरे संग की औरतें। चैप्टर 1 आपका सीबीएसई के द्वारा कटवा दिया गया है, इसलिए चैप्टर 1 हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सिलेबस में आपके दिया ज़रूर है, यानी बुक में आपके वो चैप्टर है, लेकिन सीबीएसई ने उसे पढ़ाने के लिए मना कर दिया है, वो आपके पेपर में नहीं आएगा। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2, मेरे संग की औरतें। इसे लिखा है मृदुला गर्ग ने। अब आइए थोड़ा हम लोग देखेंगे पहले मृदुला गर्ग के जीवन परिचय के बारे में। तो मृदुला गर्ग का जो है आपका समकालीन हिंदी कथा साहित्य को महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। मृदुला गर्ग का जन्म सन 1938 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए अर्थशास्त्र की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी इन्होंने एमए जो किया है वो अर्थशास्त्र किया है। एक अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स होता है, और इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है बेटा। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद भी सन 1974 से दिल्ली में रहते हुए मुक्त रचने में जुटी हैं। इन्होंने यानी दिल्ली में रहते हुए भी इन्होंने अपनी रचनाएं लिखना आरंभ किया है। कब? 1974 में। कथा साहित्य के अतिरिक्त उन्होंने वर्तमान तथा समाज की समस्याओं पर विभिन्न वैचारिक निबंध भी लिखे हैं, और इन्होंने कथा साहित्य के अलावा कुछ समाज के समस्याओं पर इन्होंने अपने विचार व्यक्त किया है और उस पर उन्होंने निबंध लिखा, और इसके साथ साथ उन्होंने उपन्यास भी लिखा है। मृदुला गर्ग ने काव्य तथा शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को जोड़ा, यानी दोनों को बारे में इन्होंने अच्छे से लेखन किया हुआ है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है बेटा, ये भी देखिए। उनकी प्रमुख कृतियां हैं उसके हिस्से की धूप, अनित्य चितकोबरा, कटगुलाब आपका उपन्यास है, संगति विसंगति 2 खंडों में संपूर्ण कहानियां हैं, रंग ढंग चुकते नहीं सवाल, निबंध संग्रह आदि। इन्होंने कहानियों के साथ साथ निबंध भी लिखा है। और इस पाठ में ये आपको क्या बताना चाहती हैं, इस पाठ में इन्होंने किसका वर्णन किया है, आइए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखते हैं, फिर हम लोग कहानी के बारे में जानेंगे। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा रचित संस्मरण है, यानी इसे लिखा है मृदुला गर्ग ने, जिसमें उन्होंने अपने परिवार की औरतों के बारे में बताया है। यानी यहाँ पर इन्होंने अपने परिवार का ही वर्णन किया, यानी जो कहानी है मेरे संग की औरतें, उसमें इन्होंने अपने परिवार के औरतों का ही वर्णन किया है। उस समय औरतों की सोच किस प्रकार की होती थी। उनका कहना है कि लोग अपनी परंपराओं को निभाते हुए भी स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पहले के लोग अपनी पुरानी परंपराओं को मानते हुए स्वतंत्र रूप से वो कार्य करते रहते थे। जैसा कि अभी आपने बताया है महिलाओं के बारे में, देखिए लिखा है लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, क्योंकि लेखिका के जन्म के पहले ही उनकी नानी की मृत्यु हो गई थी। वे पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी मतलब होता है पर्दा करने वाली, पर्दानशी थी। उनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर विलायत बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए चले गए। बैरिस्टर मतलब वकालत की पढ़ाई होती है बेटा। परंतु उनकी लेखिका की नानी, यानी उनकी शादी के तुरंत बाद ही उनकी नानी को छोड़कर विलायत पढ़ने चले गए। नानी पर विदेशी शानी शौकत भरी जिंदगी का कोई असर नहीं हुआ, यानी उनके नाना जो थे थोड़ा सा शानी शौकत थे और अंग्रेज़ों के साथ उठना बैठना था, लेकिन उनकी नानी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। जबकि
उनके नाना विदेशी शान शौकत के साथ रहना पसंद करते थे। लेखिका के परदादी, अब यहाँ पे देखिए बेटा, लेखिका की परदादी के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। लेखिका के परदादी को भी परंपराओं से हटकर जीने का शौक़ था। यहाँ पर लेखिका की नानी परंपरावादी थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लेखिका की दादी जो थी वो परंपराओं से हटकर जीने का शौक़ रखती थी। इसी कारण से जब लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती हुई तो उन्होंने अपने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि मेरी पतोह को पहली संतान लड़की ही हो। उनकी बात सुनकर सभी गांव वाले भौचक्के रह गए, क्योंकि बेटा आप भी जानते हैं कि हर किसी की तमन्ना होती कि उसकी पहला बच्चा बेटा ही हो, लेकिन यहाँ पर दादी ने पहले पुत्री के रूप में भगवान से वरदान मांगा, परंतु उनके तार ऊपर वाले भगवान से जुड़े थे। यानी भगवान उनकी, जैसे ऐसा लगता था कि भगवान उनकी बहुत ज़्यादा सुनते थे, जिसकी वो मांगती थी भगवान उनकी मनोकामना तुरंत पूरी कर देते, जिसके फलस्वरूप उनके यहाँ एक के बाद लगातार 4 कन्याओं ने जन्म लिया। यानी लेखिका यहाँ पे 5 बहनें थी, लेखिका को लेकर एक भाई था। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली और देश में जश्न मनाया जा रहा था, तो उस समय में यानी लेखिका दुर्भाग्यवश बीमार हो गई थी। इस कारण उन्हें इंडिया गेट जश्न देखने की इजाज़त डॉक्टरों ने नहीं दी। उनके ऐसे रोने धोने से तंग आकर उनके पिता ने उन्हें ब्रदर्स आराम जोग नामक उपन्यास पढ़ने के लिए दे दिया, जो बच्चों के अत्याचार पर आधारित था। लेखिका को यह पहली बार में कंठस्थ हो गया। कंठस्थ मतलब एकदम याद हो जाना। उन्होंने कहा कि यह माँ की मन्नत का ही प्रभाव था कि उसकी 4 बहनों में लड़की होने के बावजूद भावना ही नहीं था। पहली लड़की जिसके लिए माँ जी ने मन्नत मांगी थी वह लेखिका की बड़ी बहन मंजुला थी। उसका घर का नाम रानी था। दूसरे नंबर पर स्वयं लेखिका थी, घर का नाम उमा था। लेखिका की तीसरी बहन का नाम गौरी था, जिसे बाहर सब लोग चित्रा के नाम से जानते थे। उनसे छोटी बहन रेणु थी और उससे छोटी बहन का नाम अचला था। यानी लेखिका 5 बहन थी और उनमें इन 5 बहनों में एक छोटा भाई था जिसका नाम था राजू। यानी 5 बहन 1 भाई लेखिका थी। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पहले के नाम मंजुला, दूसरी की नाम मृदुला, तीसरा नाम चित्रा, फिर रेणु और फिर अचल, और भाई का नाम राजू था। अब आगे देखिए, लेखिका ने अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी भाषा पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल खोला। यानी जब लेखिका का समय आया और उन्होंने शिक्षा का विकास के लिए प्रयास किया और उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ भाषाओं के लिए स्कूल खोला। कर्नाटक से उसे मान्यता भी दिलवाई। लेखिका स्वभाव से बहुत जिद्दी थी। इस जिद्दी के कारण ही वह अपने को निडर लेखन के क्षेत्र में आगे ले गई, परंतु उसकी छोटी बहन रेणु उससे भी ज़्यादा जिद्दी थी। एक बार 1950 में दिल्ली में खूब बारिश हुई, सभी जगह पानी भर गया। यातायात के सारे रास्ते ठप हो गए। रेणु की स्कूल की बस भी नहीं आई, पर उसने तय कर लिया कि उसे स्कूल जाना है। अतः वह पैदल ही 2 किलोमीटर चलकर स्कूल पहुंची। स्कूल बंद था, अतः उसे वापस लौटना पड़ा। लेखिका कहती है, सुनसान अकेले रास्ते पे चलना उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। यह बहुत ही अनोखा अनुभव है। लेखिका के अनुसार अकेलेपन का मज़ा ही बहुत है, क्योंकि पूरे सड़क पर वो अकेले ही चल रही थी, उसे इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आइए देखते हैं कि अभी तो इससे कि अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर लेखिका ने अपने पारिवारिक संबंधों के बारे में बताया, अपने बहनों के बारे में बताया, अपनी नानी, दादी, पिताजी, नाना जी के बारे में बताया। आइए जब हम इसे विस्तार से देखते हैं। तो इस कहानी में सबसे पहले लेखिका ने अपनी नानी का वर्णन किया है, और लेखिका अपनी नानी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, क्योंकि लेखिका की नानी के बारे में उनकी माँ उन्हें बताया करती थी। तो जैसा दिया है
मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मेरी माँ की शादी होने से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि जब लेखिका की नानी की शादी हुई और उनके नाना बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए वो विलायत चले गए और वो ज़्यादातर अंग्रेज़ों के साथ रहना उठना बैठना रहता था और नानी काफ़ी बीमार रहने लगी और उन्हें कुछ ऐसा भाव हुआ कि उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाएगी, जिसके कारण उन्हें चिंता होने लगी अपनी बेटी की शादी की, यानी बेटी की शादी यानी लेखिका की माँ की। और फिर उन्होंने नाना जी से कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी स्वतंत्रता सेनानियों से हो और इसलिए उन्होंने अपने पति से कहा कि मैं प्यारेलाल शर्मा जी से मिलना चाहती हूँ। प्यारेलाल शर्मा स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने उनसे कहा कि उनसे मिलकर मैं अपनी बेटी की शादी की बात करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले देखिए लेखिका के बारे में। लेखिका की दादी जो थी बेटा, वो तो पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी, यानी पर्दा करने वाली महिला थी और पुरानी परंपरा को मानने वाली थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ाने के लिए विलायत चले गए। तुमने आपको पहले बता दिया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे। नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, न उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। यानी कहने का तात्पर्य है कि बेटा कि नाना जो अंग्रेज़ों के साथ रहना उठना बैठते थे तो उनके रहने से उनके कोई असर नहीं पड़ता था और कभी ना उन्हें इसका शिकायत उनसे किया, यानी लेखिका के नाना से कभी इस बात की शिकायत किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, यानी नानी को ऐसा एहसास हुआ कि उन्हें कोई ऐसा रोग हो गया जिसकी इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाएगी, करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र में इतना डराया कि वह एकदम मुँहजोर मतलब होता कि अपने बातों को कहने की हिम्मत रखना, यानी मतलब कहने का तात्पर्य उन्होंने पर्दे का लिहाज न कर अपने पति से बात किया और नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा जी से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिर वक्त में अजनबी से क्या कहना चाहती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। यानी नानी ने जैसे ही कहा कि मैं प्यारेलाल शर्मा जी से मिलना चाहती हूँ, तो नाना जी ने कोई सोच विचार नहीं किया और तुरंत ही अपने मित्र प्यारेलाल शर्मा जी को बुलाकर उनके सामने पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो, यानी कि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी किसी अंग्रेज़ों के पहचान से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता है कि उसकी अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। यानी कभी नानी ने यह जताया नहीं कि वो देश के लिए कार्य करती हैं या देश के लिए सोचती हैं, देश के आज़ाद, लेकिन जब अपनी बेटी की शादी की बात आई तो उन्होंने यह जताया कि वह स्वतंत्रता सेनानी यानी देश के स्वतंत्रता से प्रभावित है। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल में वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती रही। पारंपरिक घरेलू वायु और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली
आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। कहने का तात्पर्य कि नाना जी अंग्रेज़ों के साथ उठना बैठा शानो शौकत ज़रूर थी, लेकिन नानी के जीवन उन्होंने कभी दखल अंदाजी नहीं की और ना उन्होंने उन पर कभी पाबंदी लगाई। तो इसलिए नानी एक आज़ादी जीवन व्यतीत करती थी। इसके आगे देखिए, खैर इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिन्हें आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए अपराध में आईएएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। यानी जो लेखिका के पिताजी थे वो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, जिसके कारण आईएएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया। जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा थैला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि घोड़े पोछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। नंबर 1 था बहुत बोलने वाली, आज्ञाकारी। यानी वो बहुत ही आज्ञाकारी थी और सभी का लिहाज करती थी, कभी झूठ नहीं बोलती थी, जिसके कारण लोग उनका सम्मान करते थे। क्यों नहीं कि उसकी 2 वजह थी। पहली यह कि हिंदुस्तान के तमाम वाशिदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना के साहब माने जाते थे। बस जात में वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहसी ससुर का ही था। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो उनके ससुर यानी लेखिका के जो नाना जी थे, उनका दबदबा उनके घर में बना हुआ था, इसलिए लोग उनकी माँ को थोड़ा सम्मान भी दिया करते थे। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। यानी नाना एक शान शौकत के रहने वाले थे और उन्होंने अपनी लड़की को उनको सौंप दिया था। ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थीं जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं। यानी कहने का तात्पर्य था कि नाना जी ने जो अपनी पुत्री की शादी ऐसे घर में किया था क्योंकि नानी जी की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने ऐसा रिश्ता तय किया था। और लेखिका की माँ को सम्मान इसलिए भी मिलता था क्योंकि वो दुनियादारी से बेखबर रहती थी, ईमानदार थी, निष्पक्ष थी और सभी के साथ घुल मिल कर रहती थी। कभी कोई बुरी बात नहीं बोलती थी, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करती थी, इसे कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा कि बेटा कि उनकी स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहता था, इसलिए कोई उनसे बहुत ज़्यादा काम नहीं करवाता था। हर ठोस और हलवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय ज़रूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। लेकिन कोई भी बड़ा काम करने के लिए उनसे राय ज़रूर ली जाती थी और उनकी राय को मानी भी जाती थी। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। जब देखा था कि हम बच्चों की ममता तालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी
और उनकी जेठानियाँ भी ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी थे, क्योंकि माताजी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण घर के सभी लोग बच्चों पर ध्यान देते थे। दादी, बड़ी माँ और साथ में उनके पिता भी उनकी परवरिश का करते रहते थे। पर ठोसनी काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रहती थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। किस से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। यहाँ पर बेटा आपने अभी तक देखा कि लेखिका की नानी आज़ादी का जुनून ज़रूर था, लेकिन उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया। लेकिन जब पुत्री की शादी की बात आई तब उन्होंने अपनी बात को व्यक्त किया और नाना ने उनकी बात माना। और पिताजी भी IAS की तैयारी करते, लेकिन वो भी आज़ादी के आंदोलन में भाग लिए थे, यानी देश प्रेमी वो भी थे। और माता भी देश प्रेमी थी, गांधी के सिद्धांतों का पालन करती थी। और लेखिका के बारे में आपने पढ़ा कि लेखिका की 5 बहनें थी और एक भाई थे। तो बेटा ये वीडियो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे उनका और पारिवारिक जीवन किस तरह व्यतीत हो रहा है, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।